दोस्तों ध्यान से सुनिए। आज जो साइंस के पीवाईक्यू हम करने वाले हैं ना, उनमें से 4 से 5 सीधे आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे आपको। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एक सिलेक्शन बूस्टर है। मैं फिर से आपका अपनी रेलवे क्लास में स्वागत करता हूं और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपने इस सेशन को। आपको पता होगा मैंने पहले भी साइंस के पीवाईक्यू आपको करवा दिए हैं, तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो अब अपने तैयारी करते हैं नए सेशन की, जिसमें हम सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो शुरू हो जाओ इस सेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने दूसरे सेशन भी अपने आपके साथ में ला के किए थे, तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मैंने और मोटिवेशन मिला है मुझे। मैं चाहता हूँ आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँ ताकि आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा मिले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया एग्जाम में। क्या आया देखो, ये कह रहा है कि जब एक मोटे कांच के स्लैब यानी झिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ जो होता है वो कैसा दिखाई देगा, यह बताना है आपको। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी के ऊपर आप किसी को रख रहे हो तो ऊपर से देखने पर, यहाँ से जब हम इसको देखेंगे ना, तो ये वाली चीज़ जो होगी ये हमें उठी हुई ही दिखेगी। ये घटना अपवर्तन की है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ पहले भी। आपको मैंने कुछ कीवर्ड दिए थे इसके लिए, मैंने बोला था कैसी दिखे, उठी हुई दिखे, मुड़ी हुई दिखे, या टिमटिमाए, टिमटिमाना। ठीक है ना। ये सभी के सभी जो रीजन होते हैं वो किसके हैं, ये शब्द जब भी आएंगे तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही होगी। ये 101% है, इसको ध्यान से याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया अपने सामने। तो ये क्या बता रहा है अपने को, देखो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार जो है लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 केजी है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा। आपको पता होना चाहिए दाब यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो हम यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा अपना क्या क्या दिया है, हमें द्रव्यमान दिया है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार लकड़ी का गुटका है, इसके एक टेबल पर रखा है। ठीक है, अपने को भुजा भी दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लकड़ी गुटके का तो हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। एरिया कितना होता है, हम बोलते हैं 2 × 2 यानी कितना बन जाएगा अपने पास 4। आपका एरिया आ जाएगा आपके पास 4। अपने पास एरिया आ गया है तो बाकी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कई फॉर्मूले होते हैं। हम M × A लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हमें गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही तो गुटके को नीचे की तरफ लाना होगा ना। तो जी की वैल्यू कितनी है, यानी ए हमारा जी ही होगा जो 10 के इक्वल होगा। तो जो 10 हमारा के जी है और 10 ही हमारे पास में क्या है, ए की वैल्यू है, तो कितना हो गया हमारा 100। ये हमारे पास में क्या आ गया 100 न्यूटन बल, और एरिया हमारे पास क्या आ गया 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रख देंगे। देखो जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 100, और नीचे जो हमारा एरिया है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है आपके पास। दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 25 मिलेगा। और फोर्स की ऊपर क्या होती है यूनिट, न्यूटन, बटा में क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ईजी तरह से हम कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाले हैं, हर कीमत पर। हर शिफ्ट में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। फिजिक्स में अगर आपको कोई 1-2 टॉपिक करने हैं तो आप प्रकाश के चैप्टर को कभी मत छोड़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण के द्वारा उत्पन्न जो आपका आवर्धन है वो क्या होगा, आवर्धन बताना है आपको। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ एम की वैल्यू क्या होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस का एच डैश अपॉन में एच। यहाँ पे एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच होता है हमारा बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस का वी बटा में
यू। आप चाहे ऐसा भी लिखो या प्लस में लिखो, जो भी अगर आप इसको प्लस करोगे तो यू और वी को आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर इसको माइनस रखोगे तो आपको यू और वी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, वी यानी कितना है, हमें प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी कितनी दी है 60, तो ये 60 हो जाएगा। यू यानी कि दर्पण से दूरी कितनी है वस्तु की 20, तो ये 20 हो जाएगा। ये कितना आ गया अपना माइनस का 3 अपना आंसर आने वाला है। प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होना कभी भी आप ध्यान रखना, माइनस जो भी निशान होता है वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है रियल को, यानी कि वास्तविकता को, यानी कि यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो देखो हमें पता है अवतल दर्पण में अगर 20 सेंटीमीटर दूर कहीं वस्तु रखी है और उससे दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, उल्टा ही वह प्रतिबिंब बन रहा होगा, यानी कि रियल ही बन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, इसके रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 तो साइंस से रिलेटेड है, वो क्या बता रहा है अपने को, देखो वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वह मिश्रण होते हैं जो क्या ना हो, दो पदार्थ एक दूसरे में कभी भी मिले ना, यानी कि जो विलयन ना बनाए, है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे। तो देखो जल में घुला हुआ लवण, ये तो क्या बना देगा, विलयन बना देगा। ये कैसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है। अब देखो जल में घुला हुआ तेल, तेल हमेशा जल से ऊपर रहेगा तो ये कभी भी मिलेगा नहीं, इसलिए क्या होगा, ये आपका विषमांगी मिश्रण मिलेगा। जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण नहीं, ये भी तो पूर्ण तरह से मिल जाता है। जल में घुली हुई जो चीनी है ये भी आपकी पूर्ण रूप से मिल जाती है। ठीक है, आप एक थोड़ा सा विषमांगी विलयन में हम एक्स्ट्रा बात में याद रखेंगे, एक निलंबन भी होता है। निलंबन वो क्या होता है, हम कहते हैं जिन पदार्थों के कणों का जो आकार है, कणों का आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, वो सारे के सारे किस श्रेणी में आते हैं, निलंबन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखेंगे। और निलंबन के कुछ उदाहरण आपको ध्यान में रखने, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको MOM बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मैं लिख देता हूँ आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक और आप एग्जाम्पल याद रखना इसका, जल का चाक, चाक का सॉरी जल का चाक में चूर्ण, जो भी कर लो आप, या फिर चाक का जल में चूर्ण, जो भी है वो सारा का सारा आपका किसका होगा एग्जाम्पल, निलंबन का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसको अपने विषमांगी मिश्रण में एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन पे अपने आ रहे हैं। देखिए हम बेसिकली साइंस के क्वेश्चनों को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वही आपके सिलेक्शन की कुंजी है। मैथ और रीजनिंग तो लगभग हर व्यक्ति कर लेता है, साइंस ही पकड़ में नहीं आती है आपके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, युवावस्था में होने वाला जो परिवर्तन है इसका एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। लैंगिक परिपक्वता का संकेत क्या होता है, हम कहते हैं अपने मुंह पर या जननांगों पर या काछा वगैरह के अंदर आपके जो आने वाले नए बाल हैं ये आपको बताते हैं उसके बारे में। स्तनों का विकास होना, लैंगिक जो भाग हैं हमारे अंग हैं उनमें वृद्धि होना, ये सारे के सारे क्या हैं, युवावस्था में होने वाले परिवर्तन हैं। देखो इसमें कौन कौन से अपने को दिए हैं, अलग तरह के व्यवहार करना, नहीं बिहेविंग डिफरेंटली, ऐसा कुछ नहीं है। नए बालों की में वृद्धि का पैटर्न, बिल्कुल ये सही बात है। ऊंचाई में वृद्धि, तो ऊंचाई में वृद्धि कोई विशेषकर युवावस्था में नहीं होती, वो हमारी बाल अवस्था से लेके युवावस्था के उपरांत भी चलती रहती है। भाव दशा लगभग 20 से 22 साल की उम्र तक। ठीक है, भाव दशा में परिवर्तन, मूड स्विंग है तो कभी भी हो सकता है, देखो जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, यह इजी था क्वेश्चन, अपने थोड़ा याद रखेंगे इसको भी, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बता रहा है अपने को, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पदार्थों को उगाने के लिए लेयरिंग का ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग करने वाली जो प्रजनन विधि है इसको क्या बोलते हैं। तो जो ग्राफ्टिंग के लिए की जाती है वो कौन सी होती है, उनको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ये ध्यान रखना आप, कायिक प्रवर्धन, इन्हीं को हम बोलते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, इस कायिक प्रवर्धन कौन कौन से पौधे के कौन कौन से हिस्से के द्वारा होता है, हम बोलेंगे ये तने के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है ना, जड़ों के द्वारा भी हो सकता है और पत्तियों के द्वारा भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ों के द्वारा ये आपका कायिक प्रवर्धन हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है बीजाणु निर्माण जो है ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे बीजाणु निर्माण क्या होता है, जो राइजोपस होता है आपका, राइजोपस, इसमें बीजाणु निर्माण होता है। और जो आपकी हाइफे की संरचना होती है, हाइफे की संरचना है इस प्रकार से,
इस प्रकार से ये बीजाणु एक गुच्छा सा बन जाता है इसका। इस प्रकार से इस संरचना निर्माण हो गए। हाइफे के निर्माण से क्या करते हैं, इसमें एक विस्फोट होता है और फिर सारे जो कण हैं वो नए नए जीवाणु की तरह नए नए जीव जो हैं वो अपना पूर्ण जीव बना लेते हैं। नेक्स्ट देखिए खंडन जो है, फ्रेगमेंटेशन। इसमें द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों आ गए हैं। तो द्विविखंडन के आपको पता है अमीबा हो गया, पैरामीशियम, लेशमानिया वगैरह, और जो बहुविखंडन है उसमें हमको पता है प्लाज्मोडियम वगैरह इसमें आ जाएंगे। ये जो रीजनरेशन है ये क्या होता है, पुनरुद्भवन। इसमें हम बोलेंगे, इसमें दो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक तो आपका हाइड्रा याद रखना है और दूसरा आपको प्लेन एरिया, ये दो याद रखने हैं इसमें। ये दोनों इसके उदाहरण होते हैं, इन दोनों को हम याद में रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए ये आ गया एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बता रहा है, अन्य कार्बन परमाणु जो है अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्राय कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। किसी एक से दूसरे के मध्य संबंध बनाते समय कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन के अंदर जो आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, C6H12। यानी अगर मैं कार्बन को लिखूं तो कैसे लिखेंगे, इसके 6 प्रोटोनों को 2 और क्या होगा आपका 4, ठीक है ना। यानी कि होना कितना चाहिए था, हम बोलते हैं 2 8 8 ऐसे होता है ना अपना। तो दूसरा जो कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन 4 ही थे। तो हम क्या करते हैं, 4 और इलेक्ट्रॉनों से इसने साझा करवाकर इसकी टोटल संख्या कितने बना देते हैं, 2 8, यानी कंप्लीट कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं इसको, ताकि ये क्या दिखाए, स्थायित्व दिखाए। ठीक है, यानी कि हम 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, इसमें साझा करवा सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि 4 करवाने पर ये 8 हो जाएंगे, इसके कंप्लीट हो जाएंगे, और जब पूर्ण हो जाएगा तो पूर्णतः स्थायी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या क्वेश्चन बता रहा है अपने को, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जो प्रयोग है पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो पीने के जल में कीटाणुओं का मुक्त किसका काम होता है, हम बोलेंगे CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं हम, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ये इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ये बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो हाइड्रो कार्बोनेट जो होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसको वापस लिख देता हूँ मैं साफ करके थोड़ा सा। बेकिंग सोडे का जो क्या होता है सूत्र, NaHCO3। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो हम बोलेंगे इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र वगैरह में किया जाता है। ठीक है, और जो ब्रेड वगैरह के अंदर जो मुलायमनेस होती है उसमें भी जो CO2 बनती है ना, CO2, वो भी इसी के कारण बनती है, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बता रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो पहले तो ये अभिक्रिया है क्या, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया होती क्या है। तो पहले बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको पता नहीं है तो बता दूं आपको, बुझे हुए चूने को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको आपको याद रखना है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम, जल के साथ, यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया होती हुई क्या बनाती है, आपका बुझा हुआ चूना बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। ठीक है, और प्लस में साथ में इसमें क्या बनता है, हमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो इन दोनों के संयोजन से अभिक्रिया बन रही है ना, तो इस अभिक्रिया हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके अलावा भी आपको याद रखना है, इसमें ऊष्मा का मतलब इसमें ऊष्मा निकल रही है, प्राप्त हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी याद आपको रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी से बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। ठीक है, अगर मैं और आपको बता देता हूँ साई, इसको जो बुझा हुआ चूना होता है आपका CaO, आगे क्या होता है, CaOH2 जो होता है ना, इसमें अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ये CaCO3 बन जाता है। यही क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर जो चूना पत्थर है। और जब हम दीवारों वगैरह में कली करते हैं तो इसी का जो होता है ना सफ़ेद कलर जो आता है वो इसी से आता है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए। तो धारावाही चालकों के द्वारा
किस पर निर्भर करता है? हमने बार बार इसको पढ़ा है कि ये चालक की आकृति पर निर्भर करता है भाई, इसको बार बार पढ़ा है अपने ने। जितनी चालक की आकृति होगी उसी अनुरूप चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का निर्माण होने वाला है। ठीक है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ उसकी आकृति पर निर्भर करता है, वो आकृति कैसी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या बता रहा है अपने को? देखो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो मूत्राशय जो हमारा संबंध है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन सिस्टम से होता है, यानी कि हमारी तंत्रिका तंत्र से होता है। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र से इसका संबंध होता है। दूसरा देखो वृक्क, इसकी जो इकाई है वो कौन सी है? हम बोलेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसकी सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है ना। हृदय, हृदय क्या है भाई? हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां होती है ना, या अरेखित पेशियां बोलते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। और जो हृदय होता है ये कौन से सिस्टम से जुड़ा हुआ है अपने? हम बोलेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, या फिर बोल इसको एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्वरण की इकाई है? तो त्वरण बोलते किसको हैं हम? त्वरण कहते हैं हम वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा उस परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो ऊपर तो क्या होगा? वेग होगा, नीचे क्या है? समय, टाइम। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा में सेकंड, और नीचे क्या है? समय यानी कि सेकंड। तो ये टोटल दोनों क्या हो जाएंगे? मीटर बटा में सेकंड का स्क्वायर, यानी ये त्वरण की क्या हो जाएगी? हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको विमेय सूत्र पूछता तो हम क्या लिखते हैं इसको? हम लिखते हैं m0L1T-2, ये इसका विमेय सूत्र भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ये क्या बता रहा है अपने को? ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? ठोस पदार्थ के ताप को अगर हम बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? तो आप बताओ, ठोस पदार्थों की क्या गतिज ऊर्जा में बढ़ जाएगी? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। पर आप कहोगे सर हमें तो दिख नहीं रही। देखो दिखता नहीं है, उनके कणों में क्या होते हैं? कंपन होते हैं। तो वो कंपन के माध्यम से एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कंपन के माध्यम से क्या करते हैं? आप ये भी लिख सकते हो, कंपन के माध्यम से, कंपन के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 50 आपका कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। ये क्या बता रहा है? परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो परमाणु के संबंध में आपको क्या होना चाहिए? क्या परमाणु को काटा जा सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं, परमाणु को और छोटे कणों में विभाजन नहीं किया जा सकता। परमाणु कैसा प्रकृति का होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है? तो हम बोलेंगे परमाणु सदैव उदासीन होता है विद्युतीय रूप से। ठीक है, और आप क्या बोलोगे? परमाणु के अंदर क्या होते हैं? नाभिक के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन सा तत्व होता है? धनात्मक। और इसके चारों ओर जो गति करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को सारों को परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, आंशिक आंशिक कुछ भी नहीं है, धनात्मक भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके केंद्र में यानी कि उसके जो नाभिक है उसमें धनात्मक आवेश होता है, यहाँ धनात्मक आवेश होता है, बाहर ऋणात्मक होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? यह 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले जो अणु में विखंडन हो जाता है। बताओ भाई क्या होता है? तो हम बोलेंगे ये अभिक्रिया है क्या? हम बोलेंगे ग्लूकोज का किस में टूटना? ग्लूकोज के एक अणु का 2 अणु टूटते हैं, किसके? पायरुवेट के, पायरुवेटिक एसिड। हम बोलते हैं क्या? C3H4O3 इस अणु में टूटते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस।
ठीक है। और ये ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया कहाँ होती है? ये होती है कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। और इसके बाद जब ये पायरुवेटिक एसिड है, अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति उसको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो ये पायरुवेट जो एसिड है जो आपका, ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ कहाँ चला जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और वहाँ पे क्या करता है? 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया के अंदर जो कुल लाभ होता है, यानी कि टोटल जो हमें लाभ प्राप्त होता है ना, कुल लाभ, वो लाभ होता है 2 एटीपी का। ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी बनते हैं, तो वो 4 बनते हैं। तो वो 4 एटीपी तो बनते हैं, लेकिन इस ग्लूकोज को 2 पाइरुवेट में तोड़ने के लिए 2 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पहले इसको 2 देने पड़ते हैं, बाद में ये 4 बना देता है। तो टोटल लाभ कितना मिला अपने को? तो 2 ही मिला ना। तो इसमें ऐसे लिखते हैं, इसमें कुल लाभ कितना होता है? 2 एटीपी ऊर्जा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित होती है? तो इस प्रकार की प्रक्रिया में जब भी कोई गैस होगी तो वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कार्बोनेट जब भी आपको दिखे तो आंख बंद करके CO2 गैस बना देना, तो CO2 गैस बन जाएगी, ठीक है ना। ये छोटे छोटे मैंने आपको कीवर्ड पहले बता रखे हैं। अगर आपने पहले पहले मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो उन कीवर्ड मैंने बोला है। गैस बनने का पूछे, कार्बोनेट दिख जाए तो CO2 गैस कर दो, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। विच ग्लैंड सिक्रेट्स एड्रेनलिन, यानी कि कौन सी जो ग्रंथि है वो एड्रेनलिन को स्त्रावित करती है? तो एड्रेनल ग्रंथि होती है, वही करती है ना, एड्रेनलिन ग्रंथि यही करती। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। चलो और भी मेरे को बता दो 2-3। ये जो पीनियल ग्रंथि है ये क्या करती है? पीनियल ग्रंथि ये हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने क्या? जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, ठीक है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या होती है? हमारी पीयूष ग्रंथि। ये किसका नियंत्रण करती है? तो हम बोलेंगे वृद्धि हार्मोन। और भी बहुत सारे हार्मोन का करती है, लेकिन बेसिक आपको याद होना चाहिए, वृद्धि हार्मोन का ये करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। एड्रेनल का आपने पढ़ लिया। थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसका स्त्राव करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 जो है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो यह है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल एक कूलाम आवेश, इसके लिए आपको याद होना चाहिए आवेशों का क्वांटा सिद्धांत, आवेशों का क्वांटा सिद्धांत, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है? हम कहते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी स्थिति पर जो कुल आवेश होता है QE, वो सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? N गुना होता है। यानी कि जो कभी किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुना ही होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता, आधा नहीं हो सकता। होगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, यानी कि पूरा पूरा होगा। 2, 5, 10 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे हमें क्या दिया है? एक कूलाम, यानी कि टोटल आवेश कितना दिया है? Q, एक कूलाम दिया है। N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने से पूछी है उसने, ठीक है। और E हमको पता है क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ये हमें पता है होता है। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो N की जगह क्या आ जाएगा हमारा? Q/E से। Q की जगह हमने रख दिया 1 कूलाम, नीचे है 1.6 × 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टोटल अपने प्राप्त अपने को हो जाएंगे। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको याद रखो। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यदि देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये पूछेगा 6 × 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलकर कुल कितना आवेश उत्पन्न करेंगे? तो ये कुल कितना आवेश उत्पन्न करेंगे? एक कूलाम आवेश उत्पन्न करेंगे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों टाइप बता दिए मैंने इस क्वेश्चन के आपको। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, यदि 2 समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संगत कोण बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो वैसे मैथमेटिक्स क्या पर कर लिया अपने ने। एकांतर अंत संपूरक होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते, संपूरक नहीं होते, पूरक होते हैं। तिर्यक छेदी रेखाएं एक ही तरफ के बने क्रमागत कोण के बराबर होती है, बिल्कुल गलत बात है। एकांतर अंत कोण बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों फर्स्ट और
जो एंड वाला है वो सही हो जाएगा, हालांकि ये वाला है डोमेन का नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, साइंस से रिलेटेड। साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 75 है, लास्ट क्वेश्चन था जो अपने शिफ्ट का, वो इसी से रिलेटेड था। वो क्या है, देखो दिए गए जो कथन की पुष्टि करनी है अपने को, पादपों को कम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, ये बात है। अब ये बात क्यों है ये देखो, क्योंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं ना भाई, अलग थोड़ी है कोई, सब में एक जैसी होती है। पादप शरीर के नई उत्तकों में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात होता है, ये बात भी गलत है, इस कथन की तुलना में गलत है। विभिन्न शारीरिक विकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरत भिन्न होती है, पादप गति नहीं करते और उनके अनेक उत्तकों से मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। बिल्कुल ये बात आपको ठीक लग रही है फिर भी, क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव हैं और उनका भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसका उसकी गति से क्या लेना देना है ये आपको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये वाले शिफ्ट भी कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इस शिफ्ट का जो डिटेल है वो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगले वाले शिफ्ट को मैं आपको सामने कल लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। कल हम सुबह 12:15 बजे आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट को लेके। कल 3 शिफ्टें एक साथ में करने वाले हैं, ठीक है। लाइक आपको अच्छी लगी हो तो, आपको लाइव अपनी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला। और भी अगर आपको टेक्नीशियन ग्रुप डी और जितने भी अलग वेरियस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस रिलेटेड चाहिए तो वो भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। करंट की तैयारी करने के लिए भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, करंट के अच्छा मैटर मैंने वहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।